हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में शीट नंबर 7 करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? तो सबसे पहले 1 और 100 का अंतर निकालेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अंक 5 कितना बार आता है तो इस 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इस 99 को 5 से डिवाइड करेंगे, वो भी अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स में 20 बार में चल जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो अंक वाली संख्या अंकों के योग चेक करेंगे। 9 4 + 5 कितना 9 होता है। 3 + 6 9 होता है। 1 + 8 9 होता है। 2 + 9 होता है। चारों ऑप्शन में 9 है। अब यहाँ पर अंतर कितना 27 है। तो जोड़ने पर क्या बोला गया है कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। जैसे कि ये 45 है तो ये 27 जोड़ने के बाद 54 हो जाएगा। आप इनका अंतर चेक करते हैं और अंतर 27 आना चाहिए। तो 54 माइनस ठीक है, 54 - 45 करते हैं तो अंतर कितना होगा 9 का अंतर होगा, जबकि हमें अंतर 27 चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर। अब इसका डिजिट चेंज कर देते हैं। 36 था, अब ये 63 हो गया। अब 63 में से 36 माइनस करेंगे तो 27 का अंतर मिल जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे चेक करते हैं। ये 18 था, अब ये इसका डिजिट चेंज होगा तो 81 बन जाएगा। अब 81 से 18 को माइनस करेंगे तो 63 का अंतर मिलेगा, जबकि हमें 27 का अंतर चाहिए। 27 का चेक करते हैं। डिजिट चेंज करने के बाद 72 बन जाएगा और 72 में से 27 को माइनस करेंगे तो 45 का अंतर मिलेगा, लेकिन हमें 27 का अंतर चाहिए था। तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? मतलब सबसे पहले छोटा ढूंढेंगे, उसके बाद बड़े। तो मान लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को कंपेयर करते हैं। ऑप्शन ए में से 5/6 और यहाँ पर 3/5 है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 6 में से 5 नंबर लेकर आया और ये 5 में से 3 नंबर लेकर आया। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा नंबर ये वाला हो जाएगा, जबकि हमको पहले छोटा चाहिए। तो ये बी हो सकता है इसमें। अब चेक करेंगे बी और सी में से। देखो यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है। तो हम सेकेंड वाले को चेक करेंगे। यहाँ 7/9 है और यहाँ पर 5/6 है। यहाँ पर 6 नंबर में से 5 नंबर लेके आया और यहाँ पर 9 में से 7 नंबर लेके आया। इसका मतलब यहाँ पर 2 नंबर कम लेके आया, यहाँ पर 2 नंबर लेके आया, 2 नंबर का अंतर है और यहाँ पर 1 नंबर का अंतर है। इसका मतलब 6 में से 5 नंबर लेके आया। इसका मतलब ये बड़ा हो गया ना, जबकि मुझे छोटा चाहिए। तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का। तो देखिए यहाँ पर 3/5 है, यहाँ 7/9 है। इसमें भी 2 का गैप है। 5 में से 3 का 2 का गैप है। इसमें 9 में से 7 का 2, इसमें भी 2 का गैप है। तो इनको कंपेयर न करके सेकेंड वाला कंपेयर करो। 7/9 और यहाँ पर 3/5 है। यहाँ पर भी 2 का गैप है। यहाँ पर भी 5/6 है। यहाँ पर भी 5/6 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अब अप्लाई करेंगे क्रॉस मेथड का। देखिए 3/5 लेते हैं और इधर से 7/9 लेते हैं। अब 9 को 3 से गुना करेंगे और इस 5 को 7 से गुना करेंगे तो 9 × 7 = 63 इधर मिल जाएगा और इधर 35 मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 9 × 3 = 27 होता है ना।
9 3 27 होता है। बड़ा नंबर होगा 35, जबकि हमको पहला नंबर छोटा चाहिए, तो 27 नंबर छोटा है और 27 नंबर छोटा, इसमें ऑप्शन सी में आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसका सेकेंड अप्रोच परसेंटेज से निकालेंगे। जैसे ऑप्शन ए में आते हैं, ठीक है, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है लगभग 16%। और यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 से गुना कर दो तो ये 80% मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%, और इसको गुना कर देंगे इस 3 से तो 60% मिल जाएगा। यहाँ पर 1/9 है, 1/9 का लगभग वैल्यू 11% होता है, और इसको 7 से गुना कर देंगे तो 77% मिल जाएगा। तो हमें छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 60%, और 60% 1/5 में है। 1/5 किस में है? 3/5। तो सबसे पहले 3/5 आएगा, उसके बाद 77% छोटा इससे बड़ा है, 60% से बड़ा 77%, और 77% 1/9 में है, और यहाँ पर 7/9 है, तो 7/9 होगा। उसके बाद 5/6 हो जाएगा। तो इस क्रम में ऑप्शन सी में है, देखो 3/5, 7/9 और 5/6। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया यदि दो संख्याओं की गुणनफल 3276 तथा उनका लॉसअप 63 है तो उनका मसअप ज्ञात कीजिए। लॉसअप और मसअप में तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है 3276। एलसीएम 63 है, एचसीएफ पूछा गया है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर 3276 का यूनिट डिजिट क्या है? 6 नंबर है, और 63 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो इस 3 के साथ ऐसे नंबर को गुना करना है कि गुना करने के बाद यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में आते हैं, और 32 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 होता है। इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 मिल जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में आते हैं, तो 6 के साथ इस 3 का गुना करेंगे तो 18 मिलता है, और 18 की यूनिट डिजिट 8 होता है, जबकि हमको यूनिट डिजिट 6 चाहिए, तो ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी आते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 के साथ 3 का गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी में आते हैं, तो 53 का यूनिट डिजिट 3 होता है, और 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 9 मिलेगा, जबकि हमें यूनिट डिजिट 6 चाहिए, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए, ए और सी। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस 63 में 2 डिजिट है, तो ऑप्शन ए से चेक करते हैं। मान लें 32 है। 3276 का लास्ट 2 डिजिट कितना है? 76 है, हमें 76 लाना है। इनसे गुना करते हैं, 3 दूने 6, 3 3 9 और 6 दूने 12, 12 का 2 लो, और इधर 9 था, कितना हो जाएगा? 9 10 11, ठीक है, 11 लेता हूँ, 11 का 1। देखो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना आया? 16 आया, जबकि लास्ट 2 डिजिट है क्या? 76 है। इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, तो हम ऑप्शन सी को टिक मार के निकल जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। फिफ्टी 3 दूने 6, इधर 5 थे 15, 15 का 5, उधर कितना हो जाएगा आपका? 6 दूने 12, 12 का 2 लो, तो 5 2 7। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 76 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षाओं का पूर्णांक क्या है?
यहाँ पर 50%, यहाँ पर 20%, अंतर कितना है 30% का। यहाँ पर 35 अंक से फेल हो जाता है तो माइनस में होगा साइन, मतलब -35। और यहाँ 32 नंबर अधिक लेकर आता है मतलब +32। तो अंतर कितना है दोनों का 32 माइनस और ये -35, 67 का अंतर है। तो 30% के बराबर होगा 67 नंबर। पूछा क्या गया है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, मतलब कितना नंबर का परीक्षा था, मतलब 100% का मान पूछा है। तो आंसर मिल जाएगा 67 डिवाइड 670 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सोलह प्रतिशत के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। 435 रुपये में परसेंटेज वाला एसपी हो जाएगा 116%। यदि वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यहाँ पर हानि पूछा गया है तो सबसे पहले हम 100 में से ऑप्शन के जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। इस ऑप्शन ए में आते हैं तो 12.25 को माइनस करना है। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 100 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, और 12.25 का यूनिट डिजिट कितना होता है 5। तो 0 माइनस 5 करेंगे, यह 0 है तो एक कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में से 5 गया 5। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना मिला 5 मिला। आप देखो यहाँ पर इस 0 को इस 6 से गुना करना है तो कितना मिल रहा है यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। तो हमें यूनिट डिजिट 0 लाना है। जब हम ऑप्शन ए को चेक किए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 मिल रहा था, जबकि हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी में। तो 100 में से सबसे पहले 13 को माइनस करेंगे। 100 का यूनिट डिजिट 0 और 13 का यूनिट डिजिट 3। 1 कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में से 3 गया 7। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, जबकि यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन सी में। तो 100 माइनस 12 करेंगे। 100 का यूनिट डिजिट 0 और 12 का यूनिट डिजिट 2। तो 10 में से 2 गया 8। 10 में से 2 गया 8। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, आइए इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर देखो 435 रुपये में 116% यहाँ पर एसपी मिलता है, परसेंटेज एसपी। तो 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि कितना होगा बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो सबसे पहले 330 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, और 116 का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 116 का यूनिट डिजिट 6 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 0 मिलेगा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में, और यहाँ पर हानि पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग 100 में से ऑप्शन के वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए में आते हैं तो 12.25 मिलता है, और यूनिट डिजिट कंसेप्ट का अप्लाई कर रहे हैं तो 100 का यूनिट डिजिट 0 होगा, और 12.25 का यूनिट डिजिट 5 होगा। अब एक कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में से 5 गया 5। अब इस 5 को जो 435 नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है, उसके साथ गुना करेंगे इस वाला 5 को, तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। और 25 का यूनिट डिजिट कितना होता है 5, जबकि यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन बी में। तो 100 में से सबसे पहले 13 को माइनस करेंगे।
100 नंबर का यूनिट डिजिट 0, 13 का यूनिट डिजिट 3, एक कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 3 के 7। अब इस 7 को 435 नंबर का जो यूनिट डिजिट 5 है इसके साथ गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 35, और 35 का यूनिट डिजिट कितना होता है 5, जबकि हमें यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन सी में। तो सबसे पहले हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 100 का यूनिट डिजिट 0, अब 12 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2, एक कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और इस 8 को 435 का यूनिट डिजिट 5 से गुना करेंगे तो 8 गुना 5 करते हैं तो कितना मिलेगा 40, और 40 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, देखो यहाँ पर 0 मिल गया, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपूरक कोण का मतलब होता है सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। यहाँ पर योग का उनके अंतर से अनुपात कीजिए, अंतर निकाल सबसे पहले 5 में से 4 के कितना 1, इन दोनों का सम करो कितना 9, तो 1:9 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, लाभ का अनुपात पूछा गया है। तो तरुण है तपन है, तो तरुण 1 2 3 13,000 कितना है, हाँ 13,000 गुने 12 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करता है, और तपन जो है 19,500 रुपया को इन्वेस्ट करता 8 महीने तक। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 13 कम 13, 13 पचे 65, अब यहाँ से काटते हैं 3 5 15, 3 छक्के 12, इधर हो गया 4 दूने 8, और यहाँ पर एक 0 है मतलब 10 है, यहाँ पर इस 5 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, और इधर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा है, तो ये 2 से 2 कैंसल, मतलब अनुपात मिलेगा 1:1, जो ऑप्शन सी में है। एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया वे मिलकर कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर काम को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 दिन है या 10 दिन है, तो 10 5 का कितना गुना है 2 गुना है, तो इस 2 गुने में +1 कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 3। अब इस 3 से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, जैसे 10 नंबर बड़ा नंबर है, 5 10 में से, तो ए और बी दोनों मिलकर 10/3 दिन में एक काम को करता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब बी जो है लास्ट 4 दिन तक काम करता है, तो बी जो है 10 दिन तक काम करता है, इस 10 दिन में से 4 दिन बी करता है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 6/10। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो ए जो है ए बी के साथ मिलकर काम किया था, मतलब बी के साथ मिलकर काम किया था, तो 6/10 जो रिमेनिंग वर्क है ए बी के दिन के साथ गुना कर देंगे तो ए का दिन मिल जाएगा। तो ए का दिन मिल जाएगा, जैसे कि 10/3 दिन है, इसको गुना कर देंगे रिमेनिंग वर्क से, तो ए का दिन 2 दिन मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ए है जो 2 दिन के बाद काम करके चला जाता है।
PQ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, QR मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में और PNR मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? PQR 12, 15 और 20। PQR तीनों मिलकर यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं, जैसे 12, 15, 20 है तो तीनों मिलकर काम करेंगे 5 दिन में। तीनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन में करेंगे, ये ट्रिपलेट है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। 12, 15, 20 है तो तीनों मिलकर काम करेंगे 5 दिन में। और यहाँ पर डबल पेयर का क्वेश्चन है, जैसे PQ, QR, PR डबल पेयरिंग हो रहा ना, तो इस 5 को 2 से गुना कर देंगे तो आंसर 10 दिन मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। आइए इसे सेकेंड अप्रोच एलसीएम मेथड से भी सॉल्व करते हैं। 15, 20 और 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो तीनों को ऐड करो, 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो तो 12, 25, 60 मिल जाएगा, मतलब 5 बार में चल जाता है। अब इस 5 को 2 से गुना कर दो, क्योंकि यहाँ पर डबल पेयर का क्वेश्चन है तो 2 से गुना कर देंगे तो 10 दिन मिल जाएगा आंसर। आई होप आप दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? तांबे की मात्रा पूछा गया है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है, इस 40% जस्ता का यूज नहीं है और गिलट का भी यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तांबा की मात्रा पूछा गया और तांबा 32% दिया हो गया है। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो आंसर मिल जाएगा 320 ग्राम। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती है। यदि सारी पाइप को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखो ये 14 जो है 7 का कितना गुना है? 2 गुना है। यहाँ पर क्या बोला? टैंक को खाली कर सकते हैं, खाली का मतलब माइनस होता है, इसलिए हम -1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। और इस 1 से 7 और 14 में से बड़ा नंबर कौन है? 14। 14 को डिवाइड कर देंगे तो AC 7 मिलकर 14 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर 14 घंटा मिल जाएगा। और यहाँ पे एक 10 है, 10 किसका? बी 10 घंटा लगाता है। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 14, 2 पचे 10। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इस 7 से इस 10 को गुना करो, या तो इस 5 से इस 14 को गुना करो, तो टोटल वर्क 70 मिलेगा। अब ABC तीनों मिलकर टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, इस 7 और यहाँ 5 मिला है रेशियो में, तो 7 + 5 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। इसका हाफ 35 और इसका हाफ 6, तो 35/6 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसका सेकंड अप्रोच एलसीएम मेथड से भी करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर 7, 10 और 14 का एलसीएम 70 होता है। ये 10 यूनिट काम करता है और ये 7 यूनिट और ये 5 यूनिट। यहाँ पर सी जो है टैंक को खाली कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस में हो जाएगा।
अब बोला कि तीनों को, सारी पाइप को एक साथ शुरू किया जाए, एक साथ बोला कि ना, तो तीनों को ऐड करो, 10 और 17 हो गया, और -5 करो 12। अब 12 निकल गया ना, अब 12 से 70 को डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा इसका आप 35 और 12 का आप 6, तो 35/6 मिलेगा आंसर, जो ऑप्शन डी में है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब में टाइम एंड वर्क के वीडियो को अपलोडेड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर देखें और वहां से कंसेप्ट को सीखें। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर होता है। तो औसत मतलब मिडिल नंबर होता है। तो इधर 42 और 44 होगा, इधर 38 और 36 होगा। तो ये 5 क्रमागत सम संख्या है। तो बीच वाला औसत होता है। पूछा क्या गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 36 नंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर सम संख्या बोला गया था, इसलिए देखो सम संख्या क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 40 नंबर क्या था आपका औसत था, तो इस 40 में +2 किए तो 42 मिला, इस 42 में +2 किए तो 44 मिला। अब हमें छोटा नंबर चाहिए, तो इस 40 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर -2 किए तो 38 मिला, और 38 में से -2 किए तो 36 मिला। एक 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 10 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी? ट्रेन की चाल व्यक्ति की चाल से ज़्यादा होगा, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। 125 मीटर लंबी पुल को 10 सेकेंड में पार करती है। क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में पूछा गया है, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेते हैं। तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो 5 दूने 10 और ये हो गया 25, ये हो गया दुनिया 18। तो 5 × 9 कितना मिल गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल क्या हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगा। तो ट्रेन की चाल हो जाएगा 45 + 5, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन ए में है। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा के दिशा में 36 किलोमीटर, तो x + y बराबर हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 6 घंटे से डिवाइड कर दो। यह विपरीत धारा के विपरीत है, तो x - y लिखेंगे इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 6 कर दो। अब यहाँ पर धारा की चाल पूछा गया है। धारा का चाल y होता है, यहाँ प्लस में y है और यहाँ माइनस में है, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 - 4 और इनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर मिल जाएगा 1, जो ऑप्शन सी में है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें। अंकिता 40 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार खेत के कोण पर खड़ी। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो अंकित द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है? 40 से 30 से तो एक 50 मिल जाएगा, और दोनों तरफ ही मतलब आना जाना हो रहा है, तो 2 से गुना कर दो,
तो 100 मीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक आयत है और आयत का विकर्ण के साथ दौड़ती है, इधर आना जाना होता है, ठीक है। 40 मीटर है या 30 मीटर है, तो विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी 50 हो जाएगी। ट्रिपलेट में हम पढ़े हैं, मैं ऑलरेडी ट्रिपलेट का वीडियो अपलोड कर चुका है यूट्यूब में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। यहाँ पर 0 चिपका दो, यहाँ 0 चिपका दो, तो यहाँ 0 चिपका दो। अब विकर्ण यहाँ मिल गया 50 और आने और जाने में दोनों तरफ दूरी तय किया जा रहा है, इसलिए 2 से गुना कर देते हैं, तो आंसर 100 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। दी गई गुणोत्तर बोला गया, गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। 3 है, 6 है, 12 है। तो पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है और तीसरा पद 12 है। तो यहाँ पर गुना हो रहा है, 2 का गुना, यहाँ पर भी 2 का गुना, तो यहाँ पर भी 2 का गुना कीजिए, 24 मिल जाएगा। फिर इसका 2 गुना कीजिए तो 48 मिल जाएगा। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा मिल जाएगा। अब पांचवा पद पूछा गया था, तो पांचवा पद हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 8 और अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है 2। मान लेते हैं अल्फ़ा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू 3। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा किया गया है, मतलब 5 + 3 किया गया है, तो 8 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 8 है, हाँ 8 मिल रहा है। और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा किया गया है जो 2 के बराबर है, तो 5 - 3 करते हैं तो 2 मिल जा रहा है। इसका मतलब माना हुआ वैल्यू इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा के वैल्यू 5 माने थे और बीटा के वैल्यू 3। अब समीकरण निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/c। जैसे एक इक्वेशन होता है, जैसे कि a² + bx + c = 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/c। इसका मतलब समीकरण में -b होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर b 8 नंबर है या माइनस में है, तो ऑप्शन ए हो सकता है आंसर। यहाँ पर भी -8 में है, तो ऑप्शन सी हो सकता है आंसर। यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, अल्फ़ा गुना बीटा c/a होता है। c कौन सा नंबर? 15 नंबर जो होता है c होता है, और ये पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है, तो 15 नंबर प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 नंबर देखिए माइनस में है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर 8 है, तो सेक थीटा - टेन थीटा के बराबर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन एरर है, जैसे यहाँ कोट थीटा नहीं होगा, यहाँ पर कोट थीटा के बराबर टेन थीटा होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर 8 है, तो सेक थीटा - टेन थीटा का बराबर होगा 1/8। मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में इनसे संबंधित वीडियो को बना चुका हूं, आप उन वीडियो को देखें और वहां से कंसेप्ट को सीखें। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। तो यहाँ पर तो आंसर मिल जाएगा 0.125।
एक टावर में शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? पहले एंगल कितना था? 30 डिग्री का। अब एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। मतलब डबल हो रहा ना, डबल हो रहा है एंगल, तो दूरी हो जाएगा हाफ। 20 का हाफ कितना होता है? 10। अब बिंदु ए से टावर की दूरी पूछा गया है, तो इस 20 और इस 10 को जोड़ देंगे। 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30। तो आंसर हो जाएगा बी। आइए इसे सॉल्व करके समझते हैं। ये पहले 30 था, ये हो गया 60। ये 20 था दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट होता है और यहाँ से लेकर 2 यूनिट होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू पूछा था। तो ऑप्शन में हम 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ओनली ऑप्शन बी जो 3 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर जो 20 मीटर है, ये 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा? 10। तो ये 10 और प्लस 20 कर देंगे तो आंसर 30 मिल जाएगा। ये था आखिरी क्वेश्चन। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।